टू चैनल लर्न विद एजे 2.0। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 125 एंड 126 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस वीडियो में आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के मतलब सिंपली भाषा में समझाया जाएगा वर्ड टू वर्ड कि बेयर एक्ट के मतलब जो प्रोविजंस इसमें लिखे गए हैं कि क्या क्या कहता है और क्या 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 लिखा हुआ है, वो आपको इजी और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को एंड तक बने रहना। तो आर्टिकल 25 शुरू करते हैं। आर्टिकल 125 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा जो है बात करता है सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस। देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड until the provision in that behalf is so made, such salaries are specified in the second schedule. There shall be paid to the judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by the Parliament by law। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी का फाइनल डिसीजन है वो पार्लियामेंट करेगा एक लॉ बनाकर। अगर पार्लियामेंट ने अब तक कोई नया लॉ नहीं बनाया तो सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई सैलरी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट डिसाइड करे कि जजेस की सैलरी 2.5 लाख पर मंथ होगी तो जो वही सैलरी मिलेगी। अगर पार्लियामेंट इसको रिवाइज करना चाहे तो वो नए लॉ के साथ मतलब थ्रू उसके नए लॉ के थ्रू वो चेंज कर सकती है। Every judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such right in the respect of leave of absence and pensions as may from time to time be determined by or under law made by parliament and until so determined to such privileges, allowances and right as are specified in the second schedule। इसका मतलब यह है कि जजेस को प्रिविलेज यानी उनके जो विशेष अधिकार हैं, अलाउंसेस जो मतलब सहायता राशि है और लीव जो और जो पेंशन्स मिलेगी वो जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा ना। जब तक पार्लियामेंट नया रूल नहीं बनाता तब तक सेकंड शेड्यूल वाले रूल्स ही वैलिड रहेंगे। फॉर एग्जांपल कि ऑफिशियल बंगलो स्टाफ मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बेनिफिट्स वगैरह जैसे प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है और ये सब पार्लियामेंट के मतलब नए लॉ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। आर्टिकल 125 का देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नाइदर द प्रिविलेजेस नॉर द अलाउंसेस ऑफ द जजेस और नॉर हिज राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस और पेंशन शैल बी वेरिएटेड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जज की सैलरी जजेस की जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं और लीव और पेंशन उनके अगेंस्ट कभी चेंज नहीं हो सकता जब तक वो किसी पोस्ट पर हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, उनको मिल रही है सैलरी। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो सैलरी है वो 2 लाख पर मंथ कर दे उनकी। अगर मान ली जो गवर्नमेंट है वो तय कर देती है कि हम 2 लाख पर मंथ तो डिसाइड कर देती है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सैलरी और बेनिफिट्स जजेस के खिलाफ रिड्यूस नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। ये जो प्रोविज़न है वो जजेस की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल प्रेशर ना डाल सके। आर्टिकल 126 के बारे में बात कर लेते हैं हम। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 125 बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली ये था कि ये आर्टिकल 25 ये इंश्योर करता था क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस फाइनेंशियली सिक्योर रहें ताकि वो बिना कोई प्रेशर के फेयर डिसीजन कर सकें। सैलरीज और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करे, लेकिन उनको उनके पोस्ट के जो दौरान है कोई भी लॉस नहीं हो सकता। मतलब कुछ ऐसा ये प्रोविज़न के बारे में डील करता है आर्टिकल 125 और इससे जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट होता है जो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आर्टिकल 25 की समरी आप लोगों के लिए।
जजेस की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का गारंटी। 26 के बारे में बात कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, or when the Chief Justice is by reason of absence or otherwise unable to perform his duty during the office, the President shall appoint the senior most judge of the Supreme Court to discharge the duties of the office of Chief Justice. बेसिकली जो आर्टिकल 126 है ना, ये बात करता है आर्टिकल 126 मतलब जो चीफ जस्टिस की जगह जो एक्टिव जस्टिस ऑफ इंडिया के जो टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 126। तो आर्टिकल 126 लागू कब होता है? तो जब सीजीआई का फर्स्टली जिसमें लिखा गया है सीजीआई का जब ऑफिस या तो वैकेंट हो, यानी चीफ जस्टिस रिटायर हो गए हों या उनका डिसमिस हो गया हो। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है, जब सीजीआई अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हों, अगर किसी वजह से वो काम पर नहीं मतलब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो एब्सेंस है और इलनेस है या फिर किसी और रीज़न से, तो उस दौरान जो एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग सीजीआई अपॉइंटमेंट करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो एक्ट करेंगे, सीजीआई बनेगा। मतलब वो सीजीआई होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जो सब सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो एक्ट करेंगे सीजीआई की तरह। फॉर एग्जांपल मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गए और नए जो सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट अभी पेंडिंग है, तब तक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ना, वो जो उनको वो सीजीआई की तरह एक्ट करेंगे, और वो जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनको जो प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करेगा। जो जब नए सीजीआई आ जाएंगे या अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, तब एक्टिंग सीजीआई का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। बस इसमें यही लिखा गया है इस प्रोविज़न। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। कीप वॉचिंग लर्न विद एजे 2.0।